औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होनर सर PAF एज अ एयरमैन टेस्ट प्रिपरेशन के इस कोर्स की इस वीडियो में आपको मैं वेलकम करता हूँ। PAF एज अ एयरमैन टेस्ट की जो एक्सपीरियंस है उसकी ये सीरीज़ चल रही है। इससे पहले भी मैं आपके साथ बहुत से एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूँ। आज इंशाल्लाह ताला एक और एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो कि 20 जनवरी 2022 के तमाम सेंटर में बहुत ज़्यादा सवाल रिपीट हुए हैं। वो सवाल आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इससे पहले भी मैं डेली बेस पे तमाम सेंटर्स के इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आता हूँ, तो वो अगर वीडियोस आपने नहीं देखी तो लाजमी देखें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम ज़ाया के वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखते हैं जी पहले सवाल, टेस्ट एक्सपीरियंस मोस्ट रिपीटेड MCQs। सबसे पहले हम इंग्लिश के सवाल को देखते हैं। तो इंग्लिश का पहला सवाल है जी, इंटोनियम ऑफ एग्री। तो एग्री का आपने इंटोनियम बताना है, मुतजाद बताना है। ऑपोजिट ऑफ इंटोनियम इज डिसएग्री। तो एग्री का मतलब होता है किसी के साथ एग्री होना, किसी की बात से मुत्तफिक होना। ठीक है, और डिसएग्री उसकी बात से एग्री ना करना। ठीक है जी, तो इंटोनियम ऑफ एग्री इज डिसएग्री। नेक्स्ट है आपके पास, ही इंटर्स डैश रूम। तो वो कमरे में दाखिल होता है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन आपकी कौन सी लगेगी? प्रेपोजिशन आपकी इनटू लगेगी। ही इंटर्स इनटू द रूम, इंटर इनटू द रूम। नेक्स्ट है आपके पास, ही इज अ मैन डैश आई नो यू कैन ट्रस्ट कंप्लीटली। तो ये वो आदमी है जिसे मैं जानता हूँ कि तुम इस पर एतबार कर सकते हो। ठीक है, जिसे मैं जानता हूँ, तो यहाँ पे आपके जो डैश है यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? हुम आएगा। ठीक है, ही इज अ मैन हुम आई नो। ठीक है, ये वो आदमी है जिसे मैं जानता हूँ। यू कैन ट्रस्ट कम्प्लीटली, तो तुम इस पर मुकम्मल तौर पर एतबार कर सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपके पास अगला सवाल है जी, आई एग्री डैश यू। तो यहाँ पे भी प्रेपोजिशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सी लगेगी? आई एग्री विद यू, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। नेक्स्ट है आपके पास, दिस इज द रीजन डैश हिज सुसाइड। तो दिस इज द रीजन ऑफ हिज सुसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन आपकी ऑफ आएगी। तो प्रेपोजिशन के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको आपने ध्यान से करके जाना, और इसमें गलती के इम्कानात भी बहुत होते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्टर तक लेवल तक किया हुआ, लेकिन प्रेपोजिशन में कहीं ना कहीं वो गलती कर ही जाते हैं। तो प्रेपोजिशन सबसे एक अगर कंसेप्चुअल की बात की जाए तो एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है इसमें। ठीक है, तो काफ़ी जगह पे ना चाहते हुए भी गलती हो जाती है, तो इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। और आपके टेस्ट में सबसे ज़्यादा MCQs भी प्रेपोजिशन के आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, सिनोनिम ऑफ डिनाई। तो डिनाई का मतलब मनफी में जवाब देना होता है। तो इसका जो सिनोनिम यानी इसका जो मुतरादिफ होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा जी? रिफ्यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, टेस्ट एक्सपीरियंस मोस्ट MCQ। ये भी इंग्लिश के हैं। तो इंग्लिश का जो आपके पास अगला सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है, कंजंक्शन की डेफिनेशन आ रही है। तो कंजंक्शन क्या होता है जी? अ कंजंक्शन इज द वर्ड। तो कंजंक्शन एक लफ्ज़ होता है डैट ज्वाइंस वर्ड, जो दो लफ्ज़ों को जोड़ता है। ठीक है, जो वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, क्लास को जोड़ता है, और सेंटेंसेस या सेंटेंसेस को जोड़ता है। कंजंक्शन एक अल्फाज को कहते हैं जो कि दो लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए, दो फ्रेज को जोड़ने के लिए, दो क्लासेस को जोड़ने के लिए, या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास बट, एंड, बिकॉज, ऑल्दो, येट, सिंस, अनलेस, और, नॉर, वाइल, वेयर, ये तमाम मिसालें कंजंक्शन की हैं। जिस तरह आपके पास एक और भी थी, हाँ ये ऐड है। ठीक है, और तो ये तमाम जो मिसालें हैं ये कंजंक्शन की हैं। तो आपने कंजंक्शन की डेफिनेशन याद रखनी है। जिस तरह दो इंसानों की बात करते हैं, ही एंड आई। तो एंड जो होगा आई और ही के दरमियान में क्या है जी? ताल्लुक जोड़ है, तो एंड इज अ कंजंक्शन। ठीक है, तो ये दो लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इसकी डेफिनेशन आ रही है। या आपको एक वर्ड दे दिया जाए जिस तरह बट, एंड, बिकॉज, इनमें से एक वर्ड दे दिया जाता है और आपने बताना होता है ये क्या है। तो डेट इज कंजंक्शन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जी हम फिजिक्स के कुछ सवालों की। तो फिजिक्स का पहला सवाल है जी, 1 KB इज इक्वल टू। तो 1 KB कितने के बराबर होता है? तो ए ऑप्शन आपके पास है जी 1024 GB, 1024 MB, 1024 बाइट। तो यहाँ पे एक आपको कंसेप्ट बताता जाऊँ, सबसे छोटा जो होता है वो बाइट होता है। ठीक है, और जब 1000, तो आपका वैसे यहाँ पे जो एक KB है वो 1024 बाइट के बराबर है, बाइट के बराबर है। तो एक जो बाइट होता है वो कितने के बराबर होता है जी? 1000
24 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, बिट होता है, उसके बाद आपका बाइट बिट के बाद आपका बाइट्स बनते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 1024 जब आपके बाइट्स होते हैं बनते हैं तो वो 1 किलोबाइट यानी केबी, 1 किलोबाइट के बराबर होता है, यानी केबी के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन जब 1024 केबी यानी 1024 किलोबाइट मिलते हैं तो वो आपके पास 1 MB यानी 1 मेगाबाइट बनते हैं। ठीक है, उसके बाद 1024 मेगाबाइट है वो कितने के बराबर होता है, 1 GB के यानी 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपने याद रखनी है। दोबारा से सुन ले, 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है, 1024 किलोबाइट 1 MB के बराबर होता है यानी 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, और 1024 मेगाबाइट 1 GB के बराबर होता है। तो ये आपने कंसेप्ट याद रखना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। बाकी कोई भी सवाल होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे ग्रुप में आके पूछ सकते हैं या डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके तमाम जो कन्फ्यूजन है उनको सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास जी प्राइमरी कलर्स आर। तो प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। तो ये जो 3 कलर हैं ये प्राइमरी कलर होते हैं, बेसिक कलर होते हैं। बाकी जो कलर्स हैं इनसे ही मिलके बनते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपके पास if velocity is double then काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 4 टाइम हो जाएगी। किस तरह होगी जी, ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। अच्छा जी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फार्मूला आपके पास क्या होता है जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी, 1/2 mv², यही फार्मूला होता है जी। ठीक है जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें, डबल कर दिया जी। अब यहाँ पे आप देखें तो 1 जो 2 का स्केयर आपके पास 4 आ जाएगा। 4 को आप साइड पे बाहर लिख लें। ठीक है, अंदर आ गया 1/2 mv²। ठीक है जी, देखें 2 का भी स्केयर हो गया और क्या है जी, v का भी स्केयर हो गया। तो 2 का जो स्केयर हुआ वो बाहर हमने लिख लिया और बाकी 1/2 mv² आपने लिख लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास फार्मूला किसका है जी, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। ठीक है, तो 4 टाइम, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम बढ़ गई जी, 4 टाइम बढ़ गई। ठीक है जी, समझ आई। क्या किया है जी, वेलोसिटी को डबल किया है तो इसका स्केयर 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, उसको हमने बाहर निकाल के साइड पे ले लिया। बाकी जो फार्मूला बच गया वो काइनेटिक एनर्जी का बच गया। तो 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, अगर वेलोसिटी को डबल किया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपके पास जी फिजिक्स का सवाल, ओहम्स लॉ। ओहम लॉ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको बेसिक से छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं, इसकी आपने इक्वेशन भी याद रखनी है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है। तो डेफिनेशन क्या है जी, ओहम्स लॉ क्या है जी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो ये जो ओहम लॉ है ये करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के दरमियान जो है रिलेशनशिप होती है उसको बयान करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है जी, द अमाउंट ऑफ अ स्टेडी करंट थ्रो अ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या कह रहा है जी, यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ करंट है, आई जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वोल्टेज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अक्रॉस द। ठीक है जी, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के क्या होता है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे करंट जो है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अक्रॉस द मटेरियल, ओहम लॉ में बी एक्सप्रेसिव मैथमेटिकली इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है जी, ये इसकी मैथमेटिकली फॉर्म है V/I इज इक्वल टू R। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी वोल्टेज और जो करंट है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, तो ये ओहम लॉ की डेफिनेशन है। ये ओहम लॉ जो है वो 3 चीज़ों के ताल्लुक को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो
आगे इसकी जो इक्वेशन है वो भी आपने याद रखनी है। तो इससे रिलेटेड छोटे से बेसिक से आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, जो कि आपकी बुक में जहाँ पे ओम लॉ की डेफिनेशन दी गई है नीचे 2-3 एग्जांपल्स हैं, और आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वहाँ पे भी 1-2 जो है न्यूमेरिकल दिए गए हैं बेसिक से, उनको भी आपने तैयार करके जाना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास फिजिक्स का सवाल, हुक लॉ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द अप्लाइड फोर्स F इक्वल टू अ कांस्टेंट K टाइम द डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है हुक लॉ, क्या है जी, जो फोर्स किसी चीज़ पे अप्लाई की जाती है वो बराबर होती है कांस्टेंट K के। ठीक है, और कांस्टेंट K टाइम, ठीक है, उस जो कांस्टेंट K टाइम मतलब क्या है जी, कोई भी टाइम हो, दो गुना हो सकता है, 4 गुना टाइम हो सकता है, 5 गुना हो सकता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है जी, अप्लाइड फोर्स जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट के और चार्ज इन लेंथ के बराबर होती है। बात यहाँ पे समझिए, क्या है जी, जो फोर्स है वो हमारे पास, उसको हम चेंज इन लेंथ या डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स का नाम देते हैं। ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन कितने गुना बराबर होते हैं, वो के गुना बराबर होते हैं। अब के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 गुना भी हो सकती है, 2 गुना भी, 3 गुना भी। तो कांस्टेंट गुना यानी कांस्टेंट टाइम के गुना वो जो फोर्स है वो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है या चेंज इन लेंथ है एक्स के बराबर होती है। एफ और एक्स जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन कितने गुना बराबर होते हैं, 4 गुना, 5 गुना, वो कोई पता नहीं है, वो कांस्टेंट टाइम हम डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास, द प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट द चेंज पोजीशन कॉल्ड, जो पोजीशन में चेंज को रेजिस्ट करती है उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जी, उसको अनर्शिया कहते हैं। तो अनर्शिया की डेफिनेशन भी आपने तैयार करनी है। नेक्स्ट है आपके पास जी फिजिक्स का एमसीक्यू, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी आपसे काफ़ी दफ़ा पूछी गई है। मैं पिछले जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए हैं या फिजिक्स के आपके साथ इंपॉर्टेंट सवाल शेयर किए हैं, फिजिक्स की जो हमारी प्ले लिस्ट है उसमें 3 से 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो उसमें भी रेजिस्टेंस के हवाले से मैंने तमाम कंसेप्ट आपको क्लियर फरमाए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं जी, यहाँ पे डेफिनेशन की बात की जा रही है। रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ अ ऑपोजिशन टू करंट फ्लो इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस के उल्ट होता है, या रेजिस्टेंस करंट के उल्ट होती है। तो रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द ऑपोजिशन, ठीक है, टू द करंट फ्लो इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा होता है रेजिस्टेंस उसके उल्ट होती है। तो इस तरह भी आपसे डेफिनेशन दी जा सकती है और आपने बताना होता है ये डेफिनेशन किसकी है। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास मैथ के सवाल। मैथ का जी पहला सवाल है जी आपके पास, पॉइंट -2 एंड 5 लाइज इन। तो पॉइंट जो आपके पास है -2 है और 5 है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 0, 90, 180, 270 और 360 ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे x होता है आपके पास, यहाँ पे -x होता है, यहाँ पे ऊपर y होता है और यहाँ पे आपके पास -y होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास -y होता है। तो यहाँ पे देखें, जो पहली रकम होती है वो x की होती है और दूसरी जो होती है वो y की होती है। तो x माइनस और y जो होगा प्लस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जो है x माइनस है और y क्या है जी, पॉजिटिव है। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है जी, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ये जो यहाँ पे x माइनस होगा और जो y होगा वो पॉजिटिव होगा, वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। इसी तरह x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में होता है। अगर y और x दोनों माइनस हो तो तीसरे में होता है। अगर x पॉजिटिव हो और y माइनस हो तो वो चौथे क्वाड्रेंट में होता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे बात हो रही है -2 और 5 की। तो -2 x की वैल्यू और 5 जो है y को इंडिकेट कर रहा है। तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो किस क्वाड्रेंट में होगी, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होंगी। नेक्स्ट आपके पास सवाल है जी, इफ x ग्रेटर देन 0 देन x मोड इज इक्वल टू। तो अगर x की वैल्यू 0 के बड़ी हो तो x का जो मोड होगा वो कितने के बराबर होगा। तो पीछे एक सवाल आया था आपके पास, इफ x
इज इक्वल टू 0, देन एक्स मोड कितने के बराबर होता है जी? तो एक्स मोड भी 0 के बराबर होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर एक्स 0 के बराबर आ जाए तो एक्स का मोड भी 0 के बराबर होता है, लेकिन एक्स की अगर वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हो तो जो एक्स का मोड होगा वो प्लस माइनस एक्स होगा। तो ये दोनों सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, इन दोनों को आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। नेक्स्ट है आपके पास ए यूनियन बी रिप्रेजेंट एज, ए और ए यूनियन बी को हम किस तरह लिखते हैं? तो इस तरह लिखते हैं ए यूनियन बी को, ठीक है जी। ए और यूनियन का साइन एंड बी, ए यूनियन बी, इस टाइप से हम लिखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मैथ का सवाल, इफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, तो अगर ए का ट्रांसपोज जो है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए, देन दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक कॉलम। तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है जी। अगर ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के ही इक्वल आ जाए तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, इफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए, देन दैट इज कॉल्ड सिक्वेंसमेट्रिक कॉलम, यानी सिक्वेंसमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन भी आपने याद रखनी है। कॉलम की 12 डेफिनेशन जो टाइप्स हैं उनमें से आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं, जिस तरह वितरी कॉलम है, ठीक है, काल्वी कॉलम है, कतारी कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये तमाम जो हैं वो आपने तैयार करके जानी है, इनसे रिलेटेड भी मैथ में काफ़ी सवाल आ रहे हैं। तो पीछे भी मैं आपको बता चुका था, वितरी कॉलम से रिलेटेड आ रही, स्केलर कॉलम से रिलेटेड डेफिनेशन काफ़ी रिपीट हुई हैं। तो आज जो है ये सिमेट्रिक और सिक्वेंसमेट्रिक की काफ़ी सेंटेंस में रिपीट हो रहे हैं, तो इन दोनों को आपने तैयार करके जाना। नेक्स्ट है आपके पास जी यही थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मांगता हूँ अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।